चलिए ठीक है बेटा। तो इन्वर्जन अभी ये टॉपिक नहीं हुआ है एडवर्ब में, इसको समझते हैं। और अगर कहीं पढ़ा दिया होगा गलती से तो इसको रिवाइज कर लीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। तो इन्वर्जन एक्सप्रेशन का मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिट टर्म आपका इन्वर्जन कहलाता है। अगर आप इन्वर्जन की बात करते हैं, ये स्टूडेंट कह रही है कि आज एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन की क्लास थी और ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन अच्छा। तो बेटा शिवानी, हमें थोड़ा सा हमको लगता है कि डाउट है। आई थिंक एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। और इन्वर्जन पढ़ाना था बेटा, ठीक है। आप एक बार ना थोड़ा सा अपने नोट्स चेक कर लीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ पढ़ाया गया है तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आइए इन्वर्जन को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन्वर्जन की बात करते हो, शांत बड़े हो गया, इन्वर्जन की बात करते हो तो इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट टर्म। जरा समझो, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट का क्लेम होता है वो किसके ऊपर होता है? वर्ब के ऊपर होता है। यानी सब्जेक्ट का क्लेम कहां होता है? वर्ब के ऊपर होता है। आपको अगर सब्जेक्ट से पहले कोई ऐसा वर्ड मिले जो एडवर्ब की पोजीशन के लिए आया हो और वो भी सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब पे इक्वली क्लेम करे, तो ऐसी पोजीशन को आप इन्वर्जन कहते हैं। यानी आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि आपको एसवीओ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के पहले अगर कोई एडवर्ब मिले और वो एडवर्ब और सब्जेक्ट दोनों मिलके एक साथ वर्ब पे क्लेम करते हैं, तो ये पोजीशन आपकी इन्वर्जन कहलाती है। अब एक चीज यहां क्लियर कर दें कि इन्वर्जन का रिलेशन केवल और केवल वर्ब के साथ है, इन्वर्जन का रिलेशन एडजेक्टिव्स के साथ नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके के डाउट में है, इस तरीके का कोई माइंडसेट है कि एडजेक्टिव के साथ भी इन्वर्जन आएगा, तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि हमको जब इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से मिलता है कि सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब आ जाता है, तो हम क्या काम करते हैं कि जो आया हुआ एडवर्ब है उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। आई रिपीट, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता वो, ठीक है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो मेन, उसको यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब यूज करते हैं और फिर हम अदर वर्ड यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको अब तक नहीं नोट किया है तो इसको नोट करो, फिर हम बताएं किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप में क्वेश्चन आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको समझते हैं, ये इजी है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल भी है, हर पेपर में आता है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओ तो प्रैक्टिस सेट में आपको दिखेगा ये, ठीक है। हो गया। और देखो अगस्त हो गई आज 14, आज से ठीक 3 महीने बाद एनडीए का पेपर है, ठीक 3 महीना। अब इसमें आप 90 दिनों में आप देख लो कि कितनी छुट्टियां आनी हैं, कितनी ऑफ क्लासेस आनी हैं, कितना आपका प्रैक्टिस बनना है, कितनी आपकी जो अब तक जो पोटेंशियल है वो कहां तक है। इन सबको प्लान करो और आज से ठीक 90 डेज के बाद आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। तो अपने कोर्स को रीप्लान करो, अपने शेड्यूल को रीप्लान करो और अपनी लाइफ को एक सीरियस तरीके से अगले 3 महीने रखो। हो गया भाई?
नोट कर लिया। चलिए आगे बात करें। चलिए हम अगर इन्वर्जन की बात करिए तो हमने कहा कि एडवर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। तो पहला पॉइंट क्लियर करें, इन्वर्जन विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से इन्वर्जन कैसे आता है, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताओ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड हैं? तो बहुत सारे वर्ड हैं। ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, रेयरली, नॉर्मली, नो सूनर। ये सारे वर्ड आपके जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तहत यूज किए जाते हैं। अब चला क्लियर करो इस चीज को। ये गेट लगा देना। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बता रहे हैं बेटा। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही या अभी नहीं तो भी। ये डबल एक्शन की बात करता है, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन। जरा समझें, ये वर्ड्स जो आपके आएंगे ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, रेयरली, नॉर्मली, नो सूनर, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तहत आएंगे। अगर एक सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी वर्ड से हो रही है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट है, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका इन्वर्जन है। थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर स्टेटमेंट में हार्डली और स्कार्सली व्हेन से फॉलो अप किए जाते हैं, जबकि नो सूनर देन से फॉलो अप किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ देन लगा देगा और नो सूनर के साथ व्हेन लगा देगा। तो एक इस तरीके से कंफ्यूजन ऐसे भी बनाई जा सकती है या आमतौर पर बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझें। नोट कर लिया? ठीक है, THAN देन, नो सूनर की कंडीशन देन के साथ और हार्डली स्कार्सली व्हेन के साथ, इसको आपस में इंटरचेंज करके भी एक आध क्वेश्चन बना देता है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, हमने कहा कि ये आपके सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अगर इनसे कोई स्टेटमेंट शुरू होगा और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो आपका वहां पे इन्वर्जन केस बनेगा। ठीक है, और जब इन्वर्जन केस बनेगा तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको ध्यान से देखिएगा।
हटा दें इसको, नोट कर लिया। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। हार्डली I had seen a new car than my brother advised me not to have a greedy look. आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कहां कहां दिक्कत है। Hardly I had seen a new car than my brother advised me not to have a greedy look. तो ये तो बड़ा सीधी सी बात दिख रही है कि हार्डली से स्टार्ट हुआ है तो एडवर्ब बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, और ये सबसे पहले ये जो आपका देन है ये वेन में चला गया। ये छोटी सी गलती तो ये कराता ही कराता है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको ये पॉइंट ये समझना होता है। दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने हार्डली या स्कार्सली या किसी भी एडवर्ब के साथ शुरू किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एडवर्ब का जो क्लेम होगा वो किस पे होगा, वो आपका वर्ब के ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा किससे कनेक्ट होता है भाई, वर्ब से कनेक्ट होता है। उसी तरीके से अगर आपका आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का भी क्लेम किस पे होगा, वर्ब पे होगा, ठीक है। यानी कि अब ये दो वर्ड आ रहे हैं सब्जेक्ट और एडवर्ब, और ये दोनों के दोनों इकट्ठे कोलेक्टिव किस पे कनेक्ट है भाई, वर्ब पे कनेक्ट है। अगर दो वर्ड एक साथ वर्ब पे क्लेम करेंगे तो ये इन्वर्जन बनेगा, ठीक है। अब अगर ये इन्वर्जन बनेगा तो इस सेंटेंस का जो सही फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि हार्डली को हम सबसे पहले एज सब्जेक्ट रख लेंगे, उसके बाद फिर हम यहां से हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैड, आई यहां पर जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर सीन, हार्डली हैड आई सीन, और फिर इसके बाद सेंटेंस आपका एज इट इज फॉलो अप कर जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन की सबसे बड़ी पहचान है कि सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब पे क्लेम करे, तभी आपका इन्वर्जन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। नोट कर लिया। बोलिए, ये पढ़ाए थे लास्ट क्लास में इस तरीके, ये वाली चीज पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाए होंगे मैं खुद। आइए एक और एग्जांपल समझिए। ऑलवेज ही स्पीक ट्रुथ बट टुडे he is not true। ये बताओ जरा, बताओ इसको। ऑलवेज ही स्पीक्स ट्रुथ बट टुडे ही इज नॉट ट्रू। हाँ, क्या होना चाहिए, ही ऑलवेज का कोई केस नहीं है। ही ऑलवेज करेंगे सेंटेंस पूरा बदल जाएगा। अगर हम ऑलवेज से, हाँ नहीं,
क्या करें बताओ? देखो, ऑलवेज से स्टार्ट किया, ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ऑलवेज कहां जाएगा? स्पीक्स पर, स्पीक्स वर्ब है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया? ही क्या है आपका? ही सब्जेक्ट है, ये भी कहां गया? वर्ब पे गया। यानी एक ही वर्ब पे एक साथ दो वर्ड क्लेम कर रहे हैं। तो अगर एक ही वर्ब पे एक साथ दो वर्ड क्लेम करेंगे तो ये इन्वर्जन बनेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर वर्ब पे क्लेम होगा तो ही इन्वर्जन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। ही स्पीक्स, बताना टेंस कौन सा है? पास्ट कहां दिख रहा है? सिंपल प्रेजेंट है ये। अब सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अगर हम ही के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या निकलनी चाहिए? डज निकलनी चाहिए। तो अगर हम इस यहां से यहां तक को बैलेंस करें पूरा, तो सही क्या बनेगा? सही बनेगा ऑलवेज डज ही स्पीक ट्रुथ बट टुडे ही इज नॉट ट्रू। बस समझ रहे हो? तो ये इन्वर्जन की कंडीशन होती है बच्चे, नोट कर लिया? चलिए एक एग्जांपल और दो कुछ। इनसे कोई क्वेश्चन देखा नहीं इस तरीके से मिलता जुलता? चलो, नो सूनर आई सा अ काऊ when I shouted वाऊ वाऊ। थोड़ा काऊ और वाऊ अच्छा लगता है सुनने में। क्या होना चाहिए? तो एक तो बच्चों वाली गलती थी कि नो सूनर हो रहा है तो यहां पे क्या करेंगे, ये बच्चों वाली गलती हो गई। अब थोड़ा बड़ों वाली गलती बताऊं। शाबाश। नो सूनर के बाद ये एडवर्ब की कंडीशन है, जो नो डाउट ये सा पे जाएगी यानी वर्ब पे जाएगी। आई सब्जेक्ट है, नो डाउट ये भी सा पे जाएगा यानी वर्ब पे जाएगा, यानी कि एक ही वर्ब पे दो क्लेम हो गए। तो एक ही वर्ब पे दो क्लेम हो गए तो यहां पे क्या बना बच्चे? इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्वर्जन बना तो इसको हम पूरा का पूरा सही कैसे करेंगे? नो सूनर, सा कर दिया, V2 है, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, सब्जेक्ट हो गया और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नो सूनर डिड आई सी अ काऊ, ठीक है। वो बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहां समझ में ना आए वहां पूछ लिया कीजिएगा। इन्वर्जन को समझ लोगे अब? नेवर वी कैन से such a bad word to you। बोलिए जरा। नेवर वी कैन से सच अ बैड वर्ड टू यू, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? नो सूनर डिड आई सी विनय, ठीक है। नेवर वी कैन से सच अ बैड वर्ड टू यू, क्या ये सेंटेंस सही है?
बिल्कुल सही है भाई, 100% सही है तुषार। नहीं है, बोलिए। कुश, यू डोंट नो, इंग्लिश तो बोल रहे हो, प्रैक्टिस है, श्योर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर दो तरुण। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं बना, बना है? सामंत, देखो किससे स्टार्ट हुआ, नेवर क्या है, एडवर्ब, तो ये किस पे गया, वर्ब पे। वी क्या है, सब्जेक्ट, किस पे गया, वर्ब पे। एक ही वर्ब पे दो वर्ड क्लेम करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्जन बना। इन्वर्जन बना तो कैसे बनेगा, नेवर कैन वी से। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो सीधी सी कहानी है कि वर्ब पे दो चीजें एक साथ क्लेम करेंगी, इन्वर्जन बन जाएगा। अगर वो वर्ब पे क्लेम नहीं है, एडजेक्टिव का क्लेम है, इन्वर्जन नहीं बनेगा। ठीक है, नोट कर लिया। बहुत इजी चैप्टर है, बिना मतलब में कंफ्यूज होकर पढ़ते पढ़ाते हैं लोग। हमको तो लगता है कि इंग्लिश से इजी कुछ नहीं है, बस ये कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अब अगर कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है तो कुछ भी रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट सही है तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया बेटा। क्या हो गया, क्या हो गया तरुण, कुछ कह रहे हो, कुछ तो कह रहे हो, कोई राज है जो छुपा रहे हो जरूर। हम्म? बड़ा मासूम बच्चा है बेचारा, बोलता ही नहीं है कुछ। चलिए, हो गया। आगे बढ़े भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं, आगे बात करें। वन मोर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है बेटा, वन मोर एग्जाम्पल देते हैं, देखो। चलिए देखिए, अच्छा इसका अगली कंडीशन समझो। अगर आपका स्टेटमेंट अंडर नो, राउंड द, या नो सूनर, सॉरी नॉट ओनली से स्टार्ट होगा, तो यहां भी इन्वर्जन फ्रेम होगा अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू एडवर्ब की तरह हुई तो। आई रिपीट कि अगर आपका स्टेटमेंट अंडर नो, राउंड द, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है और इनकी पोजीशन एडवर्ब की तरह है, तो वहां भी इन्वर्जन फ्रेम होगा। इसमें एक ही कंफ्यूजन आती है कि नॉट ओनली की वैल्यू कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आती है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को। देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लिया इसको, देखिए। अंडर नो कंडीशन I will help you today। ये सही है क्या,
चलिए, ये सही है क्या? अंडर नो कंडीशन आई विल हेल्प यू टुडे, पक्की बात? अच्छा, कुछ तो इतने अच्छे बच्चे हैं ना कि याद कर लिए कि अब क्या करना है भाई, जो भी आएगा उठा के उल्टा पुल्टा कर देना, आगे वाला पीछे कर देना, पीछे वाला आगे, ये मतलब ना दिमाग, और दिमाग में खुराफाती दिमाग। क्योंकि स्टूडेंट जब तक खुराफाती ना हो तब तक स्टूडेंट है ही नहीं। वो शास्त्रों में लिखा है कि बालक बानर एक समाना, कि बच्चों और बंदरों में कोई अंतर नहीं होता है बेटा। बंदरों की बेइज्जती कर रहे हैं, सही बात है। आपको अगर खुद के लिए बंदर की उपमा भी तुच्छ लगती है तो आप हिमालय के जाने के अधिकारी हैं, आप इस धरती के लायक नहीं हैं। सही बात है, बंदरों मतलब खुद की बेइज्जती नहीं हुई, बंदरों की बेइज्जती होगी। शाबाश, तुमसे कुछ इसी महान कार्य की उम्मीद थी। आओ देखा जा। तो हुआ क्या? हाँ, लेफ्टिनेंट वो बनेगा और ये बेचारा उसके सपोर्ट में रहेगा। बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आज की प्रॉब्लम क्या है कि इंसान अपने दुखों से नहीं दूसरों के सुखों से बड़ा परेशान है। दूसरे क्यों खुश हैं, हमें इसकी तकलीफ ज्यादा है। ठीक है, चलो देखेंगे। यहां क्लियर करो, अंडर नो कंडीशन, ये एडवर्ब पोजीशन है जो क्लेम करेगी आपकी वर्ब पे, और आई भी आपका एडवर्ब पोजीशन है जो क्लेम करेगा आपका वर्ब पे। ठीक है, तो इन्वर्जन बना कि नहीं बना? इन्वर्जन बना, बिल्कुल सही कंडीशन थे कि अंडर नो कंडीशन क्या होगा, चेंज कर दो। अच्छा, कुछ ये सोचेंगे कि अगर ऐसे करेंगे तो क्या इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा? तो क्वेश्चन ये है बेटा कि इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट के ही पहले आता है। यहां तो एडवर्ब के बाद रख रहे हैं आप, तो इंट्रोगेटिव तो बना ही नहीं। ठीक है, तो दिमाग में ऐसा अगर कोई कंफ्यूजन चलता है तो वो छोड़ दीजिएगा। जैसे नॉट ओनली ही कम्स ऑन टाइम but also completes his work। अब बताओ कहां प्रॉब्लम है इसके अंदर? कहां प्रॉब्लम भाई? पक्की बात, हम ये दो एग्जांपल दे रहे हैं, एक ये लिखा, एक और लिख लेते हैं। नॉट ओनली you are a teacher but also a mentor। in our डी एकेडमी। थोड़ा सा दो सारे बच्चे इन दोनों एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको अभी ये क्लियर हो जाएगा कि हम कहां कहां गलतियां करते हैं। आप में से कोई बताएगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि दोनों रॉन्ग हैं, सॉरी दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं कि कोई केवल एक सही है? नीचे वाला सही होगा और पहला वाला स्टेटमेंट सुनो, बहुत अच्छा। यहां क्लियर करो इस चीज को कि आपने नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली के बाद आपने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, और इसको कनेक्ट किया किस पे साथ, कम्स वर्ब के।
तो यहां अब नॉट ओनली की वैल्यू क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। तो जब आप नॉट ओनली की वैल्यू एडवर्ब के साथ क्रिएट कर रहे हैं तो फिर अब यहां पे क्या बन गया भैया, यहां पे इन्वर्जन बना। ठीक है, यहां इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज, यहां जाओ, नॉट ओनली के साथ आपने यू तो रखा, लेकिन आप इन दोनों को कहां कनेक्ट कर रहे हैं, अ पर्सन एज अ टीचर। अब एक चीज बताना कि अगर कोई पर्सन एज अ टीचर है तो फिर ये उसका फंक्शन है, उसका वर्ब है, कि फिर वो उसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसका मतलब पहले वाले में क्या हो रहा था कि नॉट ओनली की जो प्लेस पोजीशन थी वो एडवर्ब की तरह थी, और यहां पे दूसरे वाले में क्या हो रहा है, नॉट ओनली की प्लेस पोजीशन एडजेक्टिव की तरह है। यानी कि इन्वर्जन अगर बनना होगा बेटा तो केवल पहले वाले में बनेगा, दूसरे वाले में कोई इन्वर्जन नहीं बनेगा। शाबाश, नॉट ओनली डज ही कम्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे वाले में, लेकिन ही कम्स क्या हो जाएगा, डज ही कम। तो अभी क्लियर है, अब कर लोगे बेटा, क्या नाम है इसका, शिवानी अग्रवाल। नॉट ओनली डज ही कम्स नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, कहां जाए यार, ये धरती छोटी हो जाती है तुम्हारे कहने से। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी समस्या किसी बच्चे को? तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ, इन्वर्जन एक्सप्रेशन। अब अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, एडवर्ब में पॉइंट नंबर 5 होगा ये। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, छोटा सा नहीं काफी बड़ा सा पॉइंट है ये, और इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल ऑफ टू, ये TOO, इसकी जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग होती है उसके अंडर पूछे जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आई थिंक सभी स्टूडेंट को उनकी एकेडमिक्स लेवल पर पढ़ाया जाता है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा है कि यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट, इट डजेंट मैटर, you are allowed to change the structure of the statement, but you are not allowed to change the real meaning of the statement. If once in any manner, अब ये क्या फोन कर रहे हैं, हेलो, हाँ सर, सर हम तो रास्ते में ही है, हमको मतलब 1.5 घंटा लगता है, 1 बजे तक तो आ ही जाएंगे। सर हम मतलब हमको 1.5 घंटा नॉर्मली लगता है, आप थोड़ा पहले बताया तो हम पहले निकल गए होते हैं। हम्म हम्म। क्या बता रहे थे? हम्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना है, सेंटेंस की मीनिंग नहीं। हम लोग जो सीखेंगे रिमूवल ऑफ टू, ये उसी कॉन्सेप्ट पे सीखेंगे। और अभी जो पढ़ाई चल रही है आप लोगों की वो कॉन्सेप्शनल ही है। अब आप जरा बात करें रिमूवल ऑफ टू को, तो हम थोड़ा सा इसमें बता दें कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एक केस होता है आपका टू विथ टू, छोटे छोटे टर्म्स हैं, हालांकि ये कंप्लीट होने में अगली क्लास आ जाएगी। टू विथ टू, एक होता है टू विदाउट टू। ठीक है, टू विथ टू और टू विदाउट टू। अगर आप टू विथ टू की बात करेंगे तो इसमें दो कंडीशन होंगी आपकी। पर्सनल और सोशल,
और इसके अंदर भी दो कंडीशन होंगी, लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन ना हम इसको इतना ज्यादा हिस्सों में इसलिए बांट के बता देते हैं कि थोड़ा सा आप देख लो कि इसके इंटरनल सेक्शन इतने ब्रॉड होते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं कि दिमाग पर बोझ आए, थोड़ा सा इसको इजी वे में पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको। सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं, हम बार बार कहते हैं, देखो यहां पे नोट बनाओगे तो आगे आपको नोट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां नोट्स नहीं बनाओगे तो वहां नोट नहीं मिलेगा। तो उस नोट के लिए इस नोट को बनाइए। हो गया, आइए। आइए देखिए, पहला पॉइंट करें 2:2। छोटे छोटे बिंदु हैं, समझते रहिएगा। ठीक है, यू आर टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। थोड़ा सा इसको समझो। यू आर टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। और थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, जो पहला वाला हिस्सा है, यू आर टू स्ट्रांग, आप देखिए यहां तक ये एडजेक्टिव क्लॉज का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट के एडजेक्टिव की बात हो रही है, जबकि जो दूसरा वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये आपका वर्बल क्लॉज का बोध कराता है, क्योंकि यहां पर आप सब्जेक्ट के वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लो कि इस तरीके के स्टेटमेंट में एडजेक्टिव क्लॉज और वर्बल क्लॉज दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। यानी जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में एडजेक्टिव और वर्ब का, वो आपस में क्या होता है? इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अब जो कहानी समझ में आई है पहली कंडीशन में, वो ये है कि TOO2 अपने साथ एडजेक्टिव कैरी करता है। और दूसरी पॉइंट यह समझ में आ रही है कि TO2 अपने साथ वर्ब कैरी करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा TOO2 के साथ TO2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर इस स्ट्रक्चर के साथ आपका सेंटेंस जा रहा है, देन वी कैन से दैट वी आर करेक्ट। तो ये सिक्के का एक पहलू था कि TOO2 के साथ TO2 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? अगर हमने कहा कि चावल से बिरयानी बनती है, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? कि हम ये कहना चाहते हैं कि आटे से बिरयानी नहीं बनती। इसका मतलब अगर हमने ये बोला कि TOO2 के साथ TO2 का कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसका मतलब हम ये भी कहना चाह रहे हैं ना बेटा कि TOO2 के साथ TOO2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। TO2 प्लस TOO2 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और TO2 प्लस TO2 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट तो पहले क्लियर कर लो।
ठीक है, बस समझ में आ रही है? ठीक है, नोट को फिर आगे बढ़े। एक एक पॉइंट ना समझते रहो, और हम जितना प्रॉब्लम है, जितनी डाउट है, उसको पूछते रहो। ठीक है? अनीस क्या नाम है आपका? अनीस, कोई दिक्कत है बेटा? बोलो बोलो, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया? इसमें कुछ खास नहीं था। हमने कहा अनीस इज टू काइंड टू चीट एनीवन, कि अनीस इतना दयालु है कि वो किसी को चीट ही नहीं कर सकता। काइंड होना क्या है? अनीस का एडजेक्टिव है, और चीट करना क्या है? वर्ब है। इसका मतलब कि अगर एडजेक्टिव हमको दिखाना होगा तो TOO2 यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर, और अगर वर्ब दिखाना होगा तो क्या करेंगे? TO2 यूज करेंगे वर्ब क्लॉज के अंदर। सिंपल सी कहानी है। अब समझ में आया बेटा? ये होता है, अपने ऊपर पड़ती है, सबको समझ में आ जाता है। जब तक आप दूसरों के ऊपर सोचेंगे, आप हमेशा क्या रहेंगे? डिस्टर्ब रहेंगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अपने ऊपर झेल के देखो कि अगर ये हमारे साथ होता तो कैसा होता। कोई रिलेशन नहीं होगा अर्थात? हमने कहा TOO2 के साथ TO2 आएगा, ये सही है। नहीं, TOO2 के साथ TOO2 नहीं आएगा। ये वाला, ये वाला TO2 और TO2 एक साथ नहीं आएंगे। जैसे बोलो, एग्जाम्पल बोलो। हाँ? हे परमेश्वर, टू गो क्या है बेटा? गो क्या है बोलो? गो क्या है बोलो? हाँ, और दिल्ली क्या है? तो इसमें कहां एडजेक्टिव आया, जरा हमको बताओ। तो हे बाबू, हमने कहा इसमें नहीं आएगा। हमने कहा पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में उसको तेल के अंदर डालो। तुम कह रहे हो मैं तो बिना तेल के पूड़ी बनाता हूं, तो रोटी बनती है ना बेटा। नाम तनुज है, कार्य अनुज है, बताओ। समझे? पूछना गलत नहीं है, पूछिए, बहुत अच्छी बात है। हमको अच्छे लगते हैं जब बच्चे पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो हमको लगता है कि नहीं, अब ये बच्चा एक्टिव है। क्योंकि देखो, वही पूछेगा, तर्क वही करेगा जिसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, और दिमाग उसी का चलेगा जिसके दिमाग में कुछ होगा। जिसका दिमाग ही खाली है वो क्या पूछेगा, बताओ? ठीक है? जहां कुछ है ही नहीं वो क्या पूछेगा? हो गया भाई? नोट कर लिया? थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने कहा TOO2 के साथ TO2, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। हमने एक बात और बताई आपको कि भाई इन्वर्जन का केस, सॉरी, यहां पे TO2 और TO2 की कंडीशन में 2+V1 और 2B+V3, एक कहानी ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। 2+V1 होगा तो क्या होगा बेटा? एक्टिव वॉइस होगा, और 2B+V3 होगा तो क्या होगा? पैसिव वॉइस। थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे दिस क्वेश्चन इज टू इजी टू सॉल्व, क्या सेंटेंस सही है? क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि दिस क्वेश्चन इज टू इजी, यहां तक तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, एडजेक्टिव लगा है। लेकिन हमने कहा टू सॉल्व, तो इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन खुद को सॉल्व करेगा? नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहां से एक्टिव केस में देखो, 2+V1 ये आपका इंफिनिटी मोड एक्टिव वॉइस, तो क्या करेंगे? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इंफिनिटी मोड पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कैसे होगा? टू बी सॉल्व्ड। तो कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियां कराता है, मतलब ऐसी गलती कराएगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे।
जैसे अगर हम बोले सामंत इज टू गुड टू बी हेल्प्ड अदर्स, अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? बोलिए, सामंत इज टू गुड टू बी हेल्प्ड अदर्स। अब यहां क्या होना चाहिए? तो यहां भी वही सेम चीज है। देखो, सामंत इज टू गुड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामंत क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ह्यूमन बीइंग। तो अब जब प्रॉपर नाउन ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब जो सामंत है वो दूसरों की सहायता खुद से कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? जब सामंत दूसरों की सहायता खुद से कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक्टिव केस होना चाहिए। तो टू बी हेल्प्ड ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हेल्प अदर्स। शाबाश, आ रही बात समझ में? तो एक छोटी सी कहानी क्या रखी? पहली कंडीशन कि TOO2 के बाद TO2 नहीं आएगा, सॉरी TOO2 के बाद TO2 आएगा, इनवर्ज नहीं होगा, TO2 नहीं होगा, TO2 दोनों तरफ नहीं होगा और TOO2 भी दोनों तरफ नहीं होगा। एडजेक्टिव को क्लियर करना होगा तो TOO2 आएगा, वर्ब को क्लियर करना होगा तो TO2 आएगा। ये पॉइंट भी क्लियर है। इसके अलावा एक पॉइंट और था कि अगर आपका जो वर्ब क्लॉज है उसमें एक केस बनेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर आप इन्फिनेटिव मोड पैसिव बनाएंगे तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो पैसिव कब बनेगा? जब सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, पैसिव कब बनेगा बेटा? जब सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर पाएगा। और एक्टिव कब बनेगा? जब सब्जेक्ट खुद से काम करेगा। तो एक्टिव बनेगा तो 2+V1 होगा और पैसिव बनेगा तो 2B+V3 होगा। जहां तक किसी को समस्या है, जहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेगा। अब इसके बाद रियल मोड शुरू होता है आपका एडवर्ब टू का। वो थोड़ा सा लेंदी है, दैट विल टेक अ क्लास। इट मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट अ क्लास, only a class, and in that class we will complete the section adverb. But the most important thing is that after adverb we will enter with a topic that is considered as preposition. And as far as the preposition is concerned, it is the most important topic regarding any of the examination that is conducted in India for the competitive exam level. So if you are a student for NDA or a CDS or Air Force or Navy or SSC or whatever, you can't ignore prepositions as far as your grammatical syllabus or the grammatical topic. So the condition is saying that you have to be focused on the terms and the condition that are going to be discussed in later classes. At first, we will discuss adverb. The remaining part of adverb will be the part of one class only. And after that, we will go through prepositions. And prepositions will help you a lot, not only in making the sentences, but also in correction the sentences, but also in the way of communication, in the spoken. All the terms are considered with prepositions. तो आज के लिए इतना रखें। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडा फहराइए, मिठाई खाइए।